अगर आपको पता चले कि जिस साइलो को आप अपना घर समझ रहे हैं, उसे कभी भी एक सीक्रेट प्रोटोकॉल के जरिए खत्म किया जा सकता है। और सबसे शॉकिंग बात ये हो कि आपको इसके बारे में कुछ याद ही न रहे। साइलो सीजन 3 एपिसोड 6 में जूलियट के सामने ऐसे ही कई सीक्रेट्स रिवील होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई मेजर ट्विस्ट ह्यू होबे की बुक्स में है ही नहीं। आज हम पूरी कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि शो ने बुक से क्या लिया, क्या बदला और इसके पीछे का असली मीनिंग क्या है। देखते हैं। कमील रॉबर्ट से पूछती है कि जूलियट उससे कैसे बच निकली। रॉबर्ट ऑब्वियसली एक बहाना बना देता है। कमील उसकी बात मान रही है या नहीं ये क्लियर नहीं होता, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कमील रॉबर्ट को जूलियट को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी से हटा देती है। वो उसे एंथनी के साथ टाइम स्पेंड करने को बोलती है। सरफेस पर ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन लगता है, लेकिन कमील असल में चाहती है कि रॉबर्ट एंथनी को सेफ रखे। उसे डर है कि अगर एल्गोरिथम को पता चला कि जूलियट गायब है तो सेफगार्ड प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एंथनी और रॉबर्ट दोनों खतरे में होंगे। इसके बाद कमील एमरसन को रॉबर्ट पर नजर रखने को बोलती है। यानी कमील अब रॉबर्ट की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रही। उसे समझ आ गया है कि रॉबर्ट कुछ छुपा रहा है। वो अब साइलो के अंदर चल रहे मैनिपुलेशन को समझने लगी है। उधर नॉक्स और शर्ली बर्नार्ड को मार्था के रूम में ले आते हैं। लूकस और कैनेडी बर्नार्ड को देखकर शॉक हो जाते हैं। और ऑनेस्टली यहाँ सीन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बर्नार्ड अब वही विलन नहीं लग रहा जो कुछ वक्त पहले तक सबको कंट्रोल कर रहा था। मार्था भी हैरान होती है कि बर्नार्ड डिगर वॉइड से होते हुए उसके कमरे तक जिंदा पहुंच गया। बर्नार्ड इस सिचुएशन में जोक भी करता है। ये सीन थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जो बर्नार्ड पूरे साइलो को बर्बाद करने का जिम्मेदार रहा है, वही अब एक नॉर्मल और मजाकिया इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ बर्नार्ड का कैरेक्टर थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। शो उसे अचानक इनोसेंट नहीं बना रहा, बल्कि उसका एक इंसानी और इमोशनल साइड भी दिखा रहा है। ये रीयूनियन ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि तभी जूलियट आ जाती है। उसका कहना है उसे सब कुछ याद आ गया। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि सेफगार्ड प्रोटोकॉल एक्चुअली कैसे काम करता है। जुडिशियल डिपार्टमेंट में मौजूद पाइप का यूज करके पूरे साइलो में जहर फैलाया जा सकता है। यानी जो चीज पहले सिर्फ एक थ्योरी या मिस्ट्री लग रही थी, अब उसका कनेक्शन क्लियर हो रहा है। लुकस बताता है कि उसने नोटिस किया था कि आईटी और जुडिशियल में जाने वाली लाइंस साइलो के अंदर से ओरिजिनेट नहीं होती, इसलिए वो माइंस तक गया था ताकि पता लगा सके कि ये पाइप्स असल में कहाँ जा रहे हैं और इनका पर्पस क्या है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाता क्योंकि कमील ने रैट किलिंग गैस रिलीज कर दी थी। यानी लूकस अनजाने में उसी सिस्टम के बहुत करीब पहुंच गया था जिसका सीक्रेट साइलो के रूलर्स छुपाना चाहते हैं। बर्नार्ड यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पीस ऐड करता है। उसके मुताबिक आईटी से कनेक्टेड लाइन साइलो 1 तक जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। इसी वजह से आईटी का सिस्टम नॉर्मल जनरेटर फेल होने के बाद भी काम करता है। और अगर आईटी वाली लाइन साइलो 1 से कनेक्टेड है तो जुडिशियल में मौजूद दूसरी लाइन का पर्पस भी समझ आता है। जुडिशियल वाली लाइन सेफगार्ड प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए हो सकती है। जूलियट के लिए ये शॉकिंग है, लेकिन पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि सोलो भी इसी कंक्लूजन पर पहुंच चुका था। यहाँ शो बेसिकली पजल के अलग अलग पीसीस को एक जगह कनेक्ट कर रहा है। साइलो 1 आईटी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल और साइलो 1 जुडिशियल सेफगार्ड यानी पॉइजन। इसका मतलब सिंपल है कि साइलो में जो कुछ भी हो रहा है वो रैंडम नहीं है। ये सब एक बड़े सिस्टम के कंट्रोल में है जिसे बाहर से मैनेज किया जा रहा है। सबसे खतरनाक चीज ये है कि सेफगार्ड प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने के लिए किसी को फिजिकली साइलो में घुसने की जरूरत नहीं। सिस्टम रिमोटली साइलो के लोगों को एलिमिनेट कर सकता है। इसी वजह से जूलियट की यादें वापस लाना इतना इम्पोर्टेंट है। अब उसके पास सिर्फ अपनी फ्रीडम का सीक्रेट नहीं, बल्कि पूरे साइलो को बचाने की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ सीन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जूलियट के पास सेफगार्ड का सीक्रेट तो आ गया, लेकिन उस सीक्रेट को रोकने के लिए अब उसे एग्जैक्ट पाइप की लोकेशन चाहिए। इसी वजह से स्टोरी एक प्रॉपर रेस अगेंस्ट टाइम बन जाती है। बर्नार्ड जूलियट से पूछता है कि सोलो ने जुडिशियल में सेफगार्ड पाइप की एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट के बारे में क्या बताया था। जूलियट को पता है कि सोलो के पास उसका ब्लूप्रिंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी मेमोरी अभी भी इनकम्प्लीट है। उसे इन्फॉर्मेशन की एग्जिस्टेंस याद है, पर एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेमोरी वापस आने का मतलब ये नहीं कि जूलियट को हर एक डिटेल फौरन याद आ जाए। शो उसकी मेमोरी को धीरे धीरे वापस ला रहा है। यहाँ नॉक्स एक लॉजिकल पॉइंट उठाता है। अगर साइलो 17 के पास ब्लूप्रिंट है तो साइलो 18 के पास भी वही ब्लूप्रिंट होना चाहिए। लुकस बताता है कि रिकंस्ट्रक्टेड हार्ड ड्राइव में ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है,
प्रॉब्लम यह है कि हार्ड ड्राइव आईटी में रखी हुई है और आईटी तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉबर्ट इस सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट लिंक बन जाता है। उसके पास आईटी का एक्सेस है और वो आउटसाइडर्स की तरफ भी है, बट अभी वो एंथनी के साथ है और एमरसन उस पर नजर रख रही है। इसलिए रॉबर्ट को आईटी में जाकर हार्ड ड्राइव निकालने के लिए कहना बहुत रिस्की होगा। यहाँ शो एक अच्छा डायलेमा क्रिएट करता है। सॉल्यूशन उनके बिल्कुल सामने है, लेकिन सॉल्यूशन तक पहुँचने वाला आदमी खुद निगरानी में है। शर्ली एक और सॉल्यूशन सजेस्ट करती है। अगर साइलो 17 और 18 का लेआउट सेम है तो सोलो इन्हें बता सकता है कि जुडिशियल में पाइप कहाँ है, मगर प्रॉब्लम यह है कि सोलो के पास रेडियो ही नहीं, यानी वो इन्फॉर्मेशन सोर्स तो है बट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर ग्रुप के पास थियोरेटिकली 3 ऑप्शंस हैं। जूलियट अपनी मेमोरी से लोकेशन याद करे, आईटी से ब्लूप्रिंट निकाला जाए, सोलो से इंफॉर्मेशन ली जाए, और तीनों में प्रॉब्लम है। तभी टेडी आकर बताता है कि कमील आ रही है। अब प्रॉब्लम और सीरियस हो जाती है क्योंकि बर्नार्ड फिजिकली बहुत कमजोर है। उसे बार बार डिगर वॉइड और टनल से मूव करना खतरनाक हो सकता है। जूलियट हालात समझ जाती है और यहाँ वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो खुद कमील के सामने सरेंडर कर देती है। ये एक्चुअल सरेंडर नहीं है, वो बस बर्नार्ड को बचा रही है। ये जूलियट के कैरेक्टर का इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। पहले वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी, अब वो दूसरों स्पेशली बर्नार्ड और साइलो 17 के सर्वाइवर्स की सेफ्टी को अपने से ऊपर रख रही है। जूलियट कमील से कहती है कि अगर बात करनी है तो उसे ऐसी जगह ले जाओ जहां कैमरास न हो। कमील मान जाती है। फिर जूलियट सीधा एल्गोरिथम का टॉपिक उठाती है। यहाँ जूलियट बेसिकली कमील को ये सिग्नल दे रही है उसे सब पता है। बेसिकली उसके पास अब इंफॉर्मेशन का एडवांटेज है। जूलियट फिर साइलो 17 के सर्वाइवर्स का टॉपिक उठाती है। उसने उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें साइलो 18 में लेकर आएगी। कमील को ये आइडिया बेतुका लगता है। उसके नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ आउटसाइडर्स को अंदर लाना नहीं है, इसका मतलब है साइलो के कंट्रोल पॉपुलेशन में अनजान लोगों को इंट्रोड्यूस करना। और अगर साइलो 17 के सर्वाइवर्स पहले ही सेफगार्ड से बच चुके हैं तो उनकी मौजूदगी ही साइलो के सिस्टम के लिए खतरा है। कमील रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। जूलियट एक इंटरेस्टिंग चैलेंज देती है। रिक्वेस्ट एल्गोरिथम के सामने रखो और फैसला एल्गोरिथम को करने दो। यानी जूलियट इनडायरेक्टली एल्गोरिथम की अथॉरिटी को ही टेस्ट कर रही है, लेकिन कमील फिर भी मना कर देती है। तब जूलियट आखिरी हथियार यूज करती है, पब्लिक ओपिनियन। जूलियट कमील को याद दिलाती है कि उसका साइलो के लोगों पर कितना इन्फ्लुएंस है। अगर जूलियट चाहे तो वो लोगों को इकट्ठा कर सकती है, जिससे पूरे साइलो में कियोस क्रिएट हो सकता है। यहाँ पावर डायनेमिक पूरी तरह रिवर्स हो जाता है। पहले कमील के पास था अथॉरिटी, सर्वेलियंस, एल्गोरिथम, और जूलियट के पास था नॉलेज, लेकिन अब जूलियट के पास एक और वेपन है, लोग। आखिर कमील एग्री कर जाती है और जूलियट को वॉल्ट में ले जाती है। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जूलियट सिर्फ कमील से बात करने नहीं जा रही, वो डायरेक्टली साइलो के सेंट्रल पावर स्ट्रक्चर के सामने अपनी डिमांड रखने जा रही है। इस सीन का बिगर पॉइंट ये है कि जूलियट ने सेफगार्ड का सीक्रेट डिस्कवर करने के बाद डिफेंसिव पोजीशन छोड़ दी है। अब वो भाग नहीं रही, वो सिस्टम को चैलेंज करने जा रही है। जूलियट एल्गोरिथम से पूछती है क्या साइलो 17 के लोगों को साइलो 18 में लाया जा सकता है। एल्गोरिथम सीधा मना कर देता है। जूलियट समझ जाती है कि अगर वो उन्हें आम लोगों की तरह दिखाएगी तो परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए वो एक स्मार्ट तरीका निकालती है। जूलियट कहती है कि अगर प्रॉब्लम ये है कि एल्गोरिथम उसे खतरा समझता है तो वो दोबारा मेमोरी सप्रेशन मेडिसिन लेना शुरू कर देगी, और सिर्फ वो खुद नहीं, साइलो 17 के बच्चों को भी वो दवाई देने के लिए रेडी है ताकि एल्गोरिथम उन्हें भी खतरा न समझे। एल्गोरिथम को ये कंडीशन एक्सेप्टेबल लगती है। यहाँ जूलियट टेक्निकली सिस्टम के सामने सरेंडर कर रही है, बट असल में ये स्ट्रेटेजिक सरेंडर है। वो जानती है कि एल्गोरिथम को कन्विंस करने के लिए उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि साइलो 17 के लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। बट कमील को फौरन डाउट हो जाता है। उसे लगता है कि जूलियट कुछ छुपा रही है। कमील जूलियट की इंटेंशन पर सवाल करती है। जूलियट का रिस्पॉन्स काफी शार्प है। वो बेसिकली कमील को याद दिलाती है कि 3 महीने तक कमील ने खुद उसे दवाइयाँ देकर उसकी यादें मिटाई थी, इसलिए अब कमील का किसी की ऑनेस्टी पर सवाल उठाना जूलियट को हिपोक्रिटिकल लगता है। जूलियट एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस करती है, चाहे कमील उसके बारे में कुछ भी सोचे, वो साइलो 17 के बच्चों को लेकर आएगी। उसके बाद वो दोबारा कमील की पपेट मेयर बनने का रोल प्ले करने को भी रेडी है, यानी वो अपनी पब्लिक आइडेंटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। इसके बाद जूलियट मार्था के पास जाती है और सब कुछ बताती है। एल्गोरिथम ने मैक्सिमम 2 लोगों को बाहर जाने की परमिशन दी है। बर्नार्ड फौरन एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, नॉक्स और शर्ली।
मगर जूलियट के लिए ये सिंपल फैसला नहीं है। उसे पता है कि साइलो 17 तक जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो अनकंफर्टेबल है कि वो नॉक्स और शर्ली से कैसे कहे। मार्था का मानना है कि फैसला उनका होना चाहिए, यानी जूलियट को उनकी तरफ से डिसाइड नहीं करना चाहिए। इसी बीच मार्था और बर्नार्ड की एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है। दोनों गुड लक चार्म्स, बर्नार्ड के पास्ट, उसका बचपन और कार्ला की जोक्स की बात करते हैं। मार्था इनडायरेक्टली ये भी मानती है कि उसने बर्नार्ड को इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि जूलियट को बचाने के लिए बर्नार्ड की जरूरत थी। ये सीन बर्नार्ड को सिर्फ एक करप्ट लीडर की बजाय एक इंसान के रूप में दिखाता है। उसके पास्ट, उसके रिश्ते और उसकी कमजोरियां भी सामने आ रही हैं। मार्था का उसे माफ करना भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये कोई ऐसी माफी नहीं जिससे उसके सारे गुनाह धुल जाएं। मार्था उसके जुल्म भूली नहीं है, बस वो ये समझती है कि बर्नार्ड ने अनजाने में ही सही जूलियट को बचाने में मदद तो की। जूलियट जब नॉक्स और शर्ली को मिशन के बारे में बताती है, नॉक्स सीधा मना कर देता है। वो शर्ली और अपने अनबॉर्न बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। ये नॉक्स के कैरेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। वो सिर्फ रिबेलियस इंजीनियर नहीं है, अब उस पर फैमिली की जिम्मेदारी भी है। उसके लिए साइलो 17 को बचाना इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन शर्ली और बेबी को खतरे में डालना उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं। शर्ली जूलियट को थोड़ी देर बाहर वेट करने को बोलती है, फिर दोनों में बहस हो जाती है। आखिरकार शर्ली और नॉक्स डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ जाएंगे, और जब वो जूलियट को ये बताते हैं, जूलियट को राहत मिलती है। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जूलियट ने जबरदस्ती नहीं की, उसने फैसला उनके हाथ में छोड़ दिया और उन्होंने खुद ये रास्ता चुना। यही वजह है कि इस मिशन का इमोशनल वेट और ज्यादा बढ़ जाता है। उधर कमील रूम में रॉबर्ट और एंथोनी को बिल्कुल चुप बैठा हुआ पाती है। एंथोनी पर चोरी और झूठ बोलने का इल्जाम लगा है। स्कूल ने वार्निंग दी है कि अगर वो दोबारा ऐसा करता है तो उसे सप्लाई में काम करने भेज दिया जाएगा। कमील एंथोनी को डांटती है और फिर रॉबर्ट के साथ बात करती है। रॉबर्ट कमील को यकीन दिलाता है कि एंथोनी को सप्लाई में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर ऑल वो हेड ऑफ आईटी और हेड ऑफ जुडिशियल का बेटा है। कमील को ये आर्गुमेंट पसंद नहीं आती। उसका ऐसा करना एंथोनी को गलत सीख देगा। यानी अगर पेरेंट्स पावरफुल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पर कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होगा। रॉबर्ट कहता है कि उसने एंथोनी को समझाने की पूरी कोशिश की है कि गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए। उसका मानना है कि एंथोनी के एक्शंस को वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर कमील कॉन्वर्सेशन को असली इशू पर ले आती है। वो रॉबर्ट को बेसिकली ऑर्डर देती है, आउटसाइडर्स की हेल्प करना बंद करे, वरना रॉबर्ट को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ रॉबर्ट और कमील के बीच कन्फ्लिक्ट सिर्फ आउटसाइडर वर्सेस साइलो अथॉरिटीज का नहीं है, ये पेरेंट्स के अपने बच्चे को लेकर अलग फिलॉसफीज का भी कन्फ्लिक्ट है। रॉबर्ट एंथोनी को समझाना चाहता है कि गलती करो तो जिम्मेदारी लो। कमील का अप्रोच ज्यादा अथॉरिटेरियन है, रूल्स तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। इसके बाद कमील एल्गोरिथम के पास जाती है और कहती है कि जूलियट को रेस्क्यू मिशन की परमिशन देना गलत फैसला है। कमील का मानना है कि साइलो 17 के सर्वाइवर्स को साइलो 18 में लाना पूरे साइलो को डिस्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन एल्गोरिथम कमील की बात नहीं मानता। ये कमील को और फ्रस्ट्रेट कर देता है। वो फाइनली इमोशनली ब्रेक हो जाती है और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बोलने लगती है। उसे लगता है कि वो माँ, वाइफ और हेड ऑफ आईटी के तौर पर फेल हो रही है। यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एल्गोरिथम कमील को इग्नोर करने की बजाय उसके इमोशनल स्टेट को समझता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। कमील को ये बात जेन्युइनली अच्छी लगती है, पर आयरनी देखो, एल्गोरिथम ने बोला रेस्ट करो, कमील ने बोला ओके, और अगले ही सेकंड वो फिर से काम पर लग जाती है, सीधे जूलियट के कमरे में। इस मूवमेंट से एल्गोरिथम का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग लगता है। वो सिर्फ कोल्ड कैलकुलेशन मशीन नहीं है, वो कमील के इमोशंस को समझता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एल्गोरिथम मॉरली ह्यूमन है। वो एम्पैथी दिखा सकता है, लेकिन उसकी अल्टीमेट प्रायोरिटी अब भी साइलो का सर्वाइवल और स्टेबिलिटी है। हम देखते हैं कमील जूलियट से बहस करती है कि नॉक्स और शर्ली को साइलो 17 भेजना मुमकिन नहीं। साइलो 18 में उनकी सख्त जरूरत है, खास करके स्टेयर्स की रिपेयर संभालने के लिए। लेकिन जूलियट भी कम नहीं है, वो फौरन दूसरा रास्ता निकालती है। ठीक है, तो फिर लूकस और कैनेडी जाएंगे, और बस यहीं पर कमील बुरी तरह फंस जाती है। असली खेल तो ये था कि कमील लूकस और कैनेडी को जिंदा ही नहीं देखना चाहती। अगर वो कह देती कि लूकस और कैनेडी को बाहर नहीं भेज सकते, तो वो इनडायरेक्टली एडमिट कर लेती कि उन दोनों की जान भी कीमती है। इसलिए कमील एक ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ से निकलना मुश्किल था। अगर उसके हिसाब से लूकस और कैनेडी की कोई कीमत नहीं है, तो उन्हें रेस्क्यू मिशन पर भेजने पर वो कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकती, और इसी चालाकी से जूलियट ने उसे फंसा दिया। कमील चाह कर भी इस मिशन को ओपनली रोक नहीं पाती। अब कमील एक बहुत डार्क फैसला लेती है। वो साइलो के वाटर सप्लाई में विटामिन डी डालने का फैसला कर लेती है।
यही वो केमिकल है जो लोगों की यादों को सप्रेस करता है। पहले कमिल इस प्लान को अवॉइड करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि पूरे साइलो की यादें मिटाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। जूलियट उसके कंट्रोल से बाहर है। अब जूलियट और कमिल वॉल्ट में वापस जाते हैं। जूलियट पहले नॉक्स और शर्ली का नाम देती है। एल्गोरिथम ये रिक्वेस्ट मना कर देता है। फिर जूलियट ऑल्टरनेटिव देती है, लूकस और कैनेडी। इस बार एल्गोरिथम अप्रूव कर देता है। जूलियट वॉल से बाहर चली जाती है और तब एल्गोरिथम कमील को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो देता है। लूकस और कैनेडी साइलो 17 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एल्गोरिथम चालाक है। वो समझ जाता है कि जूलियट का असली मकसद सिर्फ साइलो 17 के बच्चों को बचाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसका कोई बड़ा मकसद है। और एल्गोरिथम यहाँ बिल्कुल सही है। जूलियट का असली टारगेट है सेफगार्ड प्रोटोकॉल को डीएक्टिवेट करना, और उसके लिए साइलो 17 का ब्लूप्रिंट इम्पोर्टेंट है। ब्लूप्रिंट मिल गया तो जूलियट जुडिशियल के सेफगार्ड पाइप की एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकती है और उस सिस्टम को डिसेबल करने का तरीका ढूंढ सकती है। एल्गोरिथम को ये एग्जैक्ट प्लान नहीं पता, वो सिर्फ इतना डिटेक्ट कर रहा है कि जूलियट कुछ और अचीव करना चाहती है। एल्गोरिथम बेसिकली सोचता है उसका असल मकसद जो भी हो उससे पहले ही न्यूट्रलाइज कर दो। कमिल एल्गोरिथम को बताती है कि विटामिन डी वाटर सप्लाई में डाल दिया गया है, यानी अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इवेंचुअली साइलो 18 के लोग अपनी मेमोरीज लूज करना शुरू कर देंगे। सबसे ट्रेजिक पार्ट ये है कि उन्हें ये याद ही नहीं रहेगा कि क्या हुआ था। अब पॉल पर आते हैं। पॉल और हैंक की इन्वेस्टिगेशन एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। बल्ब की चोरी और ऑरला के कत्ल के बीच कनेक्शन ढूंढते ढूंढते वो नॉक्स तक पहुंच जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉल का अप्रोच हैंक से काफी अलग है। पॉल हैंक को राज बता देता है कि क्रिटिकल सप्लाई से बल्ब चोरी हो रहे हैं और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो इनके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। उसके बाद हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि उन्हें संभालना नामुमकिन हो जाएगा। हैंक पूछता है कि ये कर क्या सकते हैं। पॉल के पास 2 प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले इस जानकारी को सबसे छुपा कर रखे, दूसरा ऑरला के कातिल को ढूंढे। शायद इससे बल्ब चोर का भी पता चल जाए। यानी पॉल डायरेक्टली मर्डर इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी दे रहा है। हैंक काउंटर सजेशन देता है, पहले बल्ब चोर को ढूंढो, क्योंकि अगर चोर मिल गया तो हो सकता है उससे ऑरला के कत्ल का कनेक्शन भी मिल जाए। टेक्निकली दोनों की थेरीज ऑलमोस्ट सेम है। अगर वो चोर के पीछे जाते हैं और चोर पकड़ा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा वो एक मुजरिम है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली ऑरला के कातिल के पीछे जाते हैं तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जो इंसान ऑरला को मार सकता है वो पॉल और हैंक को भी रास्ते से हटाने में जरा भी हेजिटेट नहीं करेगा। पॉल और हैंक मार्क से मिलने जाते हैं और बल्ब्स के बारे में पूछते हैं। मार्क कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। थोड़ी बहस के बाद पॉल मार्क के सामने एक इंटरेस्टिंग डील रखता है। पॉल बोलता है कि वो मार्क को उन रेडर्स के नाम देगा जिन्होंने उसके दोस्तों को मारा था। बदले में मार्क को उन्हें बल्ब चोर तक पहुंचने का क्लू देना होगा। मार्क को डील फेयर लगती है और फिर वो एक नाम देता है, नॉक्स। मार्क बताता है कि नॉक्स के डैड सप्लाई से चीजें चुराते थे, इसलिए पॉल और हैंक को डाउट होता है कि शायद नॉक्स या उसका डैड बल्ब चोरी होने के बारे में कुछ जानते हों। यहाँ इन्वेस्टिगेशन अचानक पर्सनल टेरिटरी में चली जाती है। पॉल और हैंक नॉक्स से उसके डैड और सप्लाई चोरी के बारे में सवाल करते हैं। नॉक्स को ये इल्जाम बिल्कुल पसंद नहीं आता और ऑनेस्टली उसका रिएक्शन समझने लायक है। आखिर उसके डैड को चोर के रूप में डिस्कस किया जा रहा है और इनडायरेक्टली नॉक्स पर भी सवाल उठाया जा रहा है। हैंक माहौल को ठंडा करने के लिए असली बात बताता है। पता चलता है कि नॉक्स ऑरला को जानता ही नहीं। पॉल नॉक्स पर यकीन नहीं करता, जिससे बहस इतनी बढ़ जाती है कि पॉल और नॉक्स हाथापाई पर उतर आते हैं। फाइनली शर्ली और हैंक दोनों को अलग करते हैं। पॉल का इंसिस्ट करना कि कातिल को ढूंढो ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ एक कत्ल सॉल्व करना नहीं चाहता, वो ये समझना चाहता है कि साइलो के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है और ऑरला उस मिस्ट्री के बीच क्यों मारी गई। नॉक्स का नाम इन्वेस्टिगेशन में आना और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉक्स खुद जूलियट की रिबेलियन का अहम हिस्सा है। इसलिए पॉल की इन्वेस्टिगेशन अनजाने में उस नेटवर्क के और करीब पहुंच रही है जिसे अथॉरिटीज कंट्रोल करना चाहती हैं। हैंक पॉल से पूछता है कि अगर चोर और कातिल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा तो कोई और मेथड ट्राई कर सकते हैं। पॉल को आइडिया आता है कि वो ग्लैंडा और ऑरला की मूवमेंट्स ट्रैक कर सकते हैं। अगर उन दोनों ने कत्ल से पहले या उस दिन कुछ अनयूजुअल किया था तो कैमरा इन्हें क्लू दे सकता है। इसलिए दोनों एमरसन के पास जाते हैं। एमरसन बताती है कि सीक्रेट मॉनिटरिंग रूम बंद कर दिया गया है, लेकिन पॉल को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो एमरसन पर जोर डालता है और उसे सर्विलेंस रूम तक ले जाने को कहता है। रूम में पहुंचने के बाद पॉल एमरसन के सबऑर्डिनेट्स को बाहर भेज देता है। अब अंदर सिर्फ पॉल, हैंक, एमरसन है। तीनों ऑरला और ग्लैंडा की फुटेज देखते हैं।
पहला क्लू, पॉल को पता चलता है कि कमील और एमरसन ने ही माइंस में गैस रिलीज किया था। यानी जो हादसा पहले एक मिस्टीरियस इवेंट लग रहा था, वो असल में जानबूझकर करवाया गया था। पॉल की इन्वेस्टिगेशन अब डायरेक्टली कमील के सीक्रेट ऑपरेशन के करीब पहुंच रही है। कमील पहले ही रॉबर्ट और जूलियट पर शक कर रही है, अब पॉल अनजाने में उसके दूसरे राजों पर से पर्दा उठा रहा है। फुटेज में पॉल नोटिस करता है कि हादसे वाले दिन ग्लेंडा माइंस से सप्लाई तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच गई। प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। माइंस और सप्लाई के बीच का डिस्टेंस इतना है कि नॉर्मल हालात में कोई इंसान 10 मिनट में ये सफर तय कर ही नहीं सकता। पॉल के सामने एक नई मिस्ट्री खड़ी हो जाती है। ग्लेंडा इतनी जल्दी माइंस से सप्लाई डिपार्टमेंट कैसे पहुंची? मतलब साफ है, साइलो के ऑफिशियल मैप के अलावा भी कोई हिडन कनेक्शन जरूर एग्जिस्ट करता है। उधर शर्ली नॉक्स से पूछती है कि पॉल ने उसके डैड का नाम लिया तो वो इतना भड़क क्यों गया। असल में नॉक्स के डैड के साथ उसकी अच्छी यादें नहीं हैं। उसका डैड ज्यादातर वक्त माइंस में सजा काटते हुए बिताता था, क्योंकि उसने पैक्ट के नियम तोड़े थे। वो सप्लायर रूम से चीजें चुराता था। नॉक्स बताता है कि उसका डैड घर में कभी मौजूद ही नहीं रहा। वो जब भी वापस आता तो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता। इसलिए नॉक्स को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि पॉल उसका कंपैरिजन उसके डैड से कर रहा है। नॉक्स बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि वो अपने डैड जैसा नहीं है। ये लाइन उसके कैरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पॉल उस पर शक कर रहा है कि शायद वो भी सप्लाई से चोरी करता है, और नॉक्स के लिए ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये उसकी पहचान पर अटैक है। शर्ली अप्रिशिएट करती है कि नॉक्स ने उसके सामने अपनी पर्सनल हिस्ट्री शेयर की, लेकिन वो ये भी कहती है कि अब जब उसने अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दिया है तो पॉल की हेल्प करनी चाहिए। पॉल ऑर्ला के लिए जस्टिस चाहता है, और शर्ली इनडायरेक्टली नॉक्स को याद दिलाती है कि अगर वो भी इंसाफ और सच की तरफ है तो गुस्सा इन्वेस्टिगेशन के बीच नहीं आने देना चाहिए। एपिसोड फिर माइंस में चला जाता है। एड उन लोगों को भाषण दे रहा है जो सजा के तौर पर माइंस में काम कर रहे हैं। स्पीच खत्म होने के बाद नॉक्स उसके पास जाता है। वो डायरेक्टली अपने डैड के बारे में पूछता है। पता चलता है नॉक्स के डैड की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी। ये खुलासा नॉक्स के गुस्से को और मीनिंगफुल बना देता है। नॉक्स अपने डैड को पसंद नहीं करता था, उसे उनके किए पर शर्म आती थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था, उनसे मिल सकता था। अब उसके पास वो ऑप्शन भी नहीं। और इंटरेस्टिंगली, पॉल की इन्वेस्टिगेशन ने नॉक्स को उसके डैड के पास तक वापस ला दिया। एग्जैक्टली उस वक्त जब वो खुद जूलियट के रिबेलियन, शर्ली और अपने अनबॉर्न बच्चे के फ्यूचर के बीच खड़ा है। अब कहानी चली जाती है पास्ट में। हेलन और डैनियल पूरे वक्त गाड़ी में फंसे रहते हैं। गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती रहती है। हेलन एक डेस्परेट आइडिया ट्राई करती है। वो चाबी खिड़की से बाहर फेंक देती है, इस उम्मीद में कि बिना चाबी के गाड़ी रुक जाएगी, पर गाड़ी फिर भी चलती रहती है। ये पहला सबसे बड़ा सबूत था कि गाड़ी का कंट्रोल किसी ट्रेडिशनल चाबी के हाथ में नहीं है। मतलब साफ है, चाबी तो बस एक दिखावा है, गाड़ी को कंट्रोल करने वाला असली मैकेनिज्म कहीं और छुपा है। हेलन को समझ आ जाता है कि शार्लेट के प्लेन के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ होगा। पायलट्स मजबूर थे और उनके प्लेन्स को भी कोई बाहरी फोर्स चला रही थी। शो यहाँ 2 बड़े डॉट्स कनेक्ट करता है, शार्लेट के प्लेन्स और डैनियल की गाड़ी। दोनों रिमोटली कंट्रोल थे। मतलब साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक बहुत बड़ा मिस्ट्री नेटवर्क है। डैनियल पूछता है, अगर ये रिमोट हैकिंग है तो ईरान से कोई अमेरिका में एक कार को रिमोटली कैसे कंट्रोल कर सकता है? आयरनी ये है कि डैनियल का सवाल ही क्लू है। अगर ईरान से कंट्रोल नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है कंट्रोलर अमेरिका के अंदर ही है। बट हेलन और डैनियल अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचते। हेलन को लगता है कि शायद कुछ हैकर्स ने उनके प्लेन का कंट्रोल हैक किया था। वो ये भी सोचती है कि स्टेंसन निमिट्स पर इसलिए था ताकि शार्लेट के प्लेन पर होने वाले किसी भी साइबर अटैक को मॉनिटर कर सके। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सस्पिशियस लगती है। यानी शो हमें साफ हिंट दे रहा है कि स्टेंसन वहां अटैक को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उस अटैक का हिस्सा बनकर खड़ा था। डैनियल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो फौरन स्टीयरिंग व्हील के नीचे वाले वायर पैनल खोलता है और ब्रेक्स को मैनुअल ट्रिगर करने की कोशिश करता है, मगर सिस्टम इतना एडवांस और स्मार्ट था कि वो डैनियल के इस अटैक को भी फेल कर देता है। इसी चक्कर में डैनियल को चोट लग जाती है। हेलन फौरन उसे पट्टी बांधती है और डैनियल बिना रुके एक बार फिर गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। ये सीन डैनियल के कैरेक्टर को एकदम क्लियर कर देता है। वो एक ऐसा बंदा है जो प्रॉब्लम देखकर पैनिक नहीं करता, बल्कि सोल्यूशन ढूंढता है। जाहिर है, घबराने की बजाय वो बार बार उस सिस्टम को फिजिकली ओवरराइड करने में लगा हुआ है। अचानक हेलन को एक गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। वो हेल्प के लिए पागलों की तरह इशारा करती है, पर वो कार बिना रुके वहाँ से निकल जाती है। ये एक छोटा सा मोमेंट पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा होपलेस बना देता है।
हेलन सोचती है कि शायद डैनियल के ऑफिस में किसी न किसी को तो उसके मिसिंग होने का पता चल ही जाएगा, पर डैनियल बिना किसी झिझक के बोलता है अगर किसी को परवाह हुई भी तो उन्हें पता चलने में कम से कम 1-2 दिन लग जाएंगे। तब हेलन शार्लेट का नाम लेती है कि शायद वो डैनियल के गायब होने पर ध्यान दे। डैनियल यहाँ भी डिसअपॉइंट ही रहता है। उसके हिसाब से मीटिंग के अलावा शार्लेट के लिए वो मानो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये लाइन डैनियल और शार्लेट के रिश्ते के बारे में काफी कुछ बता देती है। तभी हेलन भी अपना सच बोल देती है, कोई इतनी जल्दी उसके गायब होने पर भी ध्यान नहीं देगा। तब डैनियल एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करता है, अगर हाईजैकर का एम इन्हें मारना होता तो वो पहले ही इन्हें खत्म कर चुके होते, पर ये अभी तक जिंदा है, यानी हाईजैकर को इनकी जरूरत है। जबकि हेलन पॉजिटिव नहीं सोच रही। उसे लगता है कि भले ही हाईजैकर को इनकी जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हो सकता है हाईजैकर इन्हें किसी बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट, इंटेरोगेशन या ऑपरेशन के लिए यूज करना चाहता हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डैनियल अभी भी ईरान पर ही शक कर रहा है। डैनियल हेलन से पूछता है कि उस पर जो जर्नलिस्ट फ्रॉड का आरोप लगा था उसकी असल कहानी क्या थी। हेलन रिवील करती है कि उसने कांग्रेस के स्टाफ सदस्यों के बीच चल रहे ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। उस रिपोर्ट के लिए उसकी एक सीक्रेट सोर्स थी जिसे उसने कोड नेम शैरन दिया था। प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब हेलन पर सोर्स का नाम बताने का प्रेशर डाला गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का शक सीधे स्पीकर ऑफ द हाउस पर जा रहा था। हेलन ने सोर्स रिवील करने से मना कर दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में गिलियन एकिंस, जो स्पीकर के ऑफिस में काम करती थी, प्राइम सस्पेक्ट बन गई। पर ट्विस्ट ये था, गिलियन ही हेलन की एक्चुअल सोर्स थी। अगर गिलियन एक्सपोज हो जाती तो उसकी लाइफ और करियर दोनों बर्बाद हो सकते थे। इसलिए हेलन ने खुद अपने आर्टिकल की जिम्मेदारी ले ली। उसने कहा कि आर्टिकल बेसलेस था। नतीजा, उसे द पोस्ट से निकाल दिया गया और उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। उस पर लेबल लग चुका था कि वो एक बेईमान जर्नलिस्ट है। यहाँ शो एक पैरेलल क्रिएट करता है। हेलन गिलियन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करती है और दूसरी तरफ जूलियट बर्नार्ड को बचाने के लिए खुद कमील के सामने सैक्रिफाइस करती है। दोनों केसेस में कैरेक्टर पर्सनली लॉस एक्सेप्ट करता है ताकि किसी और को बचा सके। इसलिए डैनियल को हेलन के कैरेक्टर की एक्चुअल मोटिवेशन समझ आती है। पहले डैनियल को लगता था कि हेलन अपनी जॉब वापस इसलिए चाहती है क्योंकि वो लालची या एम्बिशियस है। अब उसे एहसास होता है हेलन को अपनी पोजीशन वापस चाहिए क्योंकि उसे गलत तरीके से निकाला गया था। डैनियल ने सीधे माफी नहीं मांगी, पर उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वो हेलन के साथ हल्की फुल्की फ्लर्टिंग शुरू कर देता है और यहीं से दोनों के रिश्ते में बदलाव दिखने लगता है। इसी दौरान हेलन और डैनियल नोटिस करते हैं कि पुलिस की गाड़ियां और बाइक्स इनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरने लगती है। एक पल के लिए हम सोच सकते हैं चलो शुक्र है फाइनली पुलिस गाड़ी को रोकने आ गई, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है। पुलिस गाड़ी को रोक नहीं रही बल्कि उसे एस्कॉर्ट कर रही है। सामने से एक और गाड़ी आती है जिसमें हेनरी है और यहीं पर सबके होश उड़ते हैं, क्योंकि ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं थी। किसी बहुत पावरफुल इंसान को पहले से पता है कि ये गाड़ी आखिर जा कहाँ रही है। आखिरकार हेनरी, हेलन और डैनियल एक सुनसान एयरपोर्ट पर जाकर रुकते हैं। वहाँ उनका इंतजार कोई आम इंसान नहीं बल्कि सीधे सेनेटर थर्मन कर रही थी। थर्मन उनसे सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम दुनिया को बचाने में इंटरेस्टेड हो? और दोस्तों, इसी सवाल और राज के साथ कहानी यही खत्म होती है। क्या थर्मन शार्लेट के अटैक के पीछे थी? अगर हम अब तक के सारे क्लूज को जोड़ें तो साफ दिखता है कि शार्लेट के प्लेन्स और डैनियल की गाड़ी दोनों को एक ही तरह की एडवांस रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से हाईजैक किया गया था। और स्टेंसन का निमिट्स पर होना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी के अंदर घुसकर किया गया एक बड़ा खेल था। इसी बीच सेनेटर थर्मन और हेनरी सीक्रेटली डैनियल को अपने मिशन के लिए रिक्रूट करते हैं, जिससे ये तो क्लियर होता है कि दोनों जगह सेम टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि शार्लेट पर हुए अटैक की असली मास्टरमाइंड खुद सेनेटर थर्मन ही थी या वो इस खतरे को रोकने के लिए सबको इकट्ठा कर रही है। और सबसे बड़ा क्लू हमें हेलन के बैग में दिखता है, वो पेस्ट डिस्पेंसर, जो सालों बाद साइलो 18 की मेन टाइमलाइन में एक इलीगल रेलिक के तौर पर सामने आता है। इसका मतलब साफ है कि डैनियल और हेलन की ये कहानी सीधे सालों सिविलाइजेशन की शुरुआत से जुड़ी हुई है। भले ही इसका एग्जैक्ट रास्ता अभी अननोन हो, पर डॉट साफ कनेक्ट हो रहे हैं। सो क्या हेलन और डैनियल ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? ये तो आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगर किताबों की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। सेफगार्ड का बेसिक आइडिया असल में ह्यू होवे की ओरिजिनल बुक से ही लिया गया है, लेकिन टीवी सीरीज ने इसकी एग्जीक्यूशन और मैकेनिज्म को पूरी तरह बदल दिया।
किताबों में बाहर का टॉक्सिक एनवायरनमेंट और क्लीनिंग प्रोसेस भी दरअसल नैनोबॉट से कंट्रोल्ड है, यानी कॉन्सेप्ट वही है पर शो ने इसका तरीका बदल दिया। यहाँ एक और बड़ा चेंज देखने को मिलता है। साइलो 17 के बच्चों और सर्वाइवर्स को बचाने वाला पूरा ट्रैक टीवी सीरीज ने लिखा है। बुक्स में जूलियट साइलो 17 पहुंचती है, सोलो से मिलती है और सर्वाइवर्स के साथ बॉन्ड बनाती है, जबकि शो में जो पॉलिटिकल ड्रामा हमें दिखता है, जहां जूलियट एल्गोरिथम से बच्चों को साइलो 18 लाने की परमिशन मांगती है, वो पूरा सेटअप शो का ओरिजिनल क्रिएशन है। असल में बुक्स में रेस्क्यू का तरीका बिल्कुल अलग था। वहाँ साइलो 18 के लोग साइलो 17 तक एक अंडरग्राउंड टनल खोदते हैं, जिससे लगभग 200 लोग सेफ जगह पहुँचते हैं, न कि किसी परमिशन या इस तरह के मिनी हाइस्ट मिशन के जरिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव नॉक्स और शर्ली के कैरेक्टर के साथ किया गया है। ये दोनों 100% टीवी ओरिजिनल कैरेक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि ये बुक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। शो ने इनके रिश्ते और पूरी स्टोरी लाइन को मॉडिफाई कर दिया है। असल में बुक्स में शर्ली अपने पति मार्कस के साथ होती है, जबकि टीवी सीरीज ने उसे सीधा नॉक्स के साथ एक डीप रोमांटिक रिश्ते में डाल दिया। और ये जो हम शो में देखते हैं, जहां शर्ली प्रेग्नेंट है, ये पूरा हाई स्टेक इमोशनल एंगल शो का अपना मास्टर स्ट्रोक है, ताकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टेक और ड्रामा को स्क्रीन पर डबल किया जा सके। सबसे बड़ा और शॉकिंग बदलाव खुद सेनेटर थर्मन के कैरेक्टर के साथ किया गया है। ह्यू होवे की बुक में थर्मन दरअसल एक मेल पॉलिटिशियन था, सेनेटर डोनाल्ड थर्मन, जबकि टीवी सीरीज में वो एक फीमेल है, सेनेटर रोजलिन थर्मन, जिसे वेटरन एक्ट्रेस लॉरा एनिस प्ले कर रही हैं। इसके अलावा शो में जो सीन हमें दिखता है, जहां थर्मन एयरपोर्ट हैंगर पर हेलन और डैनियल को सीधे किडनैप कम एस्कॉर्ट करके सेव द वर्ल्ड का ड्रामेटिक ऑफर देती है, ये सीक्वेंस भी बुक का कोई वर्ड टू वर्ड सीन नहीं है। शो ने इस पूरे ओरिजिन सेटअप को टीवी के लिए और ज्यादा थ्रिलिंग, मिस्टीरियस और सिनेमेटिक बना दिया है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।